परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके इस जमाने में हुनर बोलते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन में आप सभी प्रिय बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर, मैं हूं आपका गाइड कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि तुम लोगों ने आज मुझे विवश कर दिया कि सर हिंदी मीडियम में भी क्लासेस लीजिए, सो हियर आई एम विद द हिंदी मीडियम क्लासेस फॉर बायोलॉजी ऑफ क्लास 12। सो पहले अच्छा मैंने जो ज्ञान दिया उसके बारे में मैंने तुमको नहीं समझाया कि आप खुद ही समझिए कि परिंदों को ये चीज पता होती है कि वो अगर उड़ रहे हैं, अगर उन्होंने उड़ान भरी है तो उनको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है। और एक चीज और समझ लीजिए, आप खुद भी सोच रहे होंगे कि बहुत ही छोटा सा कीड़ा है, इसको क्या ही क्या पता होगा दुनिया के बारे में, लेकिन वो उड़ान कितनी ऊपर की भरता है। तो आप अभी चुपचाप बिल्कुल गुमसुम बने बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ऊंची छलांग नहीं लगा सकते। यू हैव कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा ये जो आज का चैप्टर है हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे हिंदी मीडियम के प्रिय बच्चों से। तो चलिए बात करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि पुष्पी पादपों, पादपों का मतलब ऑब्वियसली पौधे होते हैं, और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन का मतलब होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हमको यही चीज पढ़नी है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में किस हिसाब से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि जो पुष्पी पादप होते हैं, ठीक है, उनके दो प्रकार होते हैं। ठीक, हमको उसमें से केवल एक प्रकार की बात पढ़नी है जिनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म, और हम इनको नाम देते हैं अनावृत, अनावृत पादप। ठीक है, इनको हम क्या नाम देते हैं? अनावृत पादप बोलते हैं। बेसिकली इनको अनावृत बीजी पादप बोलते हैं। ठीक, यानी कि क्या बोलते हैं हम इनको? ऐसे पौधे जिनके बीज जो होते हैं वो ढके हुए नहीं होते हैं, अनावृत होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो चलिए अब हमको उनके बारे में ही पढ़ना है जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। किसके बारे में पढ़ना है हमें? एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम सब जानते हैं हम क्या बनाते हैं, पुष्प के बारे में पढ़ते हैं कि पुष्प क्या होता है। ठीक, पुष्प आप सब जानते हैं। पुष्पा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी क्या? फ्लावर नहीं है, फायर है मैं। इसी तरह से ये पुष्प भी जो है ये भी एक तरह से फायर है। अभी हम समझते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीजें हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखी है कि पुष्प जो होता है वो अपने भाव प्रकट करने का तरीका होता है। आप जैसे आपको कोई भी भाव है, प्रेम भाव है, दोस्ती भाव है, मित्रता भाव है, या कभी भी आप समझ लीजिए किसी की शादी में जाते हैं तो भी फूल बरसाए जाते हैं वरमाला के टाइम पर, और साथ में जैसे मान लीजिए किसी की शोक सभा में गए हैं या फिर आप किसी के मरने पर गए हैं तो भी आप फूल लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो यानी कि पुष्प आपके भाव को प्रकट करने का एकमात्र जरिया है। ठीक है, तो उसी तरह से अब हमको पढ़ना है कि भाई ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई अच्छा पुष्प एक्चुअल में क्या होता है, लेकिन पुष्प एक्चुअल में होता कैसा है अब हमें ये पढ़ना है। जब बात करें पुष्प की तो पुष्प दो प्रकार के होंगे, एक लिंगीय और द्विलिंगीय। ठीक है, मतलब ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक लिंग होगा, अर्थात या तो वो पुरुष होगा या तो वो नर होगा या तो वो मादा होगा। ठीक है, पुरुष और स्त्री नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं पुरुष और मादा। ठीक, परंतु द्विलिंगीय में क्या चीज होने वाली है? द्विलिंगीय में दोनों प्रेजेंट होंगे, अर्थात पुरुष भी होंगे और मादा भी होंगी। आगे बात समझ में? तो ये होते हैं एक लिंगीय और द्विलिंगीय। इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल, एक लिंगीय फ्लावर का एग्जांपल है पपीता और गुड़हल। गुड़हल किसका है?
गुड़हल है आपके द्विलिंगीय पुष्प का। ठीक है, अभी बात करते हैं पुष्प की, तो आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब एक चीज और इसमें बात करते हैं कि पुष्प में कौन कौन सी चीजें होने वाली। चलिए एक सबसे पहले बहुत ही सुंदर और आकर्षित सा पुष्प बना लेते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं है, बना रहे हैं पूरा। ठीक है, चलिए, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ठीक है, एक चीज और बता दें, बताना भूल गए कि पुष्प को क्या बोला जाता है, जनन भाग बोला जाता है। ठीक है, किसका, पादपों का जनन भाग बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस जनन भाग में कौन कौन सी चीजें होंगी। सबसे पहले ये जो आप बहुत ही सुंदर, जो मैंने रेड कलर का इस्तेमाल करके जो भी चीजें बनाई हुई हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनको क्या बोला जाता है। तो इनको बोला जाता है दल पुंज। क्या बोलते हैं इनको, दल पुंज। ठीक है, दल पुंज बोला जाता है, जिसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेटल्स। ठीक है, और पेटल्स आप सब जानते हैं क्या चीज होगी, यस, कैलिक्स, सॉरी, कोरोला। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं तो आप जो नीचे वाले जो हरी पत्तियां दिख रहे हैं, जो कली से आगे चल करके बनती हैं, तो हम इनको बोलते हैं, इनको बोला जाता है क्या, तो हम इनको बोलेंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दल पुंज यानी कि सेपल्स, कैलिक्स। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो बची हुई चीजें हैं उनको भी हम जल्दी से नामांकन कर लेते हैं उनका। इसको अच्छा उधर ही लिख देंगे, चलो चलो, अच्छा इधर ही लिख देते। ये आप देखिए, फीमेल वाला ही जो जितना पूरा पार्ट है, ठीक है, इसमें ये जो नीचे सूजा हुआ आप देख सकते हैं फीमेल वाले में, मादा वाले में, तो हम इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे, अंडाशय। इसको ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फीमेल में ही पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक लंबी सी नली जा रही है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। इंग्लिश में हम इसी को बोलते हैं स्टाइल। अब ऊपर ये जो आप देख सकते हैं, ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, इसको नाम दिया जाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। आ गई बात समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। अब जरा नर भाग में बात कर लेते हैं। तो नर भाग में ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, और एक जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं, ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, आइए समझ लेते हैं कि ऊपर वाले को हम क्या चीज बोल रहे हैं। ऊपर वाले को हम बोलते हैं परागकोश। ऊपर वाले को बोलेंगे परागकोश, और नीचे वाले को बोला जाता है व्रंत। ठीक है, परागकोश यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर, ऑब्वियसली, जिसके अंदर पराग कण बनेंगे, पॉलन ग्रेन, और फ्रंत यानी कि फिलामेंट, व्रंत यानी कि फिलामेंट। ठीक, इन दोनों को कंबाइनली क्या बोला जाता है, तो इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है पुमंग। ठीक है, यानी स्टेमेन। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये एक पूरा है स्टेमेन, जिसको हम बोलते हैं पुमंग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पूरा
फ्लावर का एक पार्ट। डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। साथ में एक चीज और हम आपको बता दें यहीं पर कि इसको हमने बोल दिया पुमंग, और साथ में एक चीज मैंने गलती कर दी, पुमंग यानी होता है एंड्रोशियम, इसको हम बोलेंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर का मतलब होता है हमारा स्टेमन। ठीक, और इसको हम बोलते हैं, इन तीनों को हम कंबाइनली बोलते हैं स्त्रीकेसर। क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर, यानी कि कार्पल। तो पुंकेसर क्या हो गया? स्टेमन, और स्त्रीकेसर क्या हो गया? कार्पल। ठीक है, अब एक चीज यही समझ लीजिएगा कि पुंकेसर के ग्रुप को ही हम बोल देंगे पुमंग। क्या बोलेंगे? पुंकेसर के समूह को हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोशियम, एंड्रोशियम, सॉरी एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम बोलते हैं। और स्त्री केसर के ग्रुप को हम बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। आ गई बात समझ? तो ये है एक हमारे फूल का डायग्राम कि फूल आखिर में कैसा होता है। तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कहाँ पे कौन सी चीज है तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ पे क्या चीज किसको बोला जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पुष्प में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो बात यहीं पर अगर हम कर लेते हैं पुष्प की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अगर पुष्प की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पुष्प को कितने भागों में विभाजित किया गया है हमें वो देखना है। पुष्प को दो अंग में विभाजित किया गया है। एक होते हैं सहायक अंग, और दूसरे होते हैं आवश्यक अंग। ठीक, सहायक अंग और आवश्यक अंग। सहायक अंग में आपके दो आएंगे, आवश्यक अंग में भी आपके दो आएंगे। ठीक है, समझ लीजिए कौन कौन से। आवश्यक अंग में आपके आएंगे पुमंग और जायांग। ठीक है, इधर कौन कौन आएगा? इधर आपके आएंगे दलपुंज और बाह्य दलपुंज। ऐसे अंग जो पुष्प में क्या करते हैं? केवल सहायक के तौर पे काम करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? सहायक के तौर पे काम करते हैं। किसके लिए? जनन के लिए। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए कार्य करते हैं सहायक के तौर पर। और ऐसे जो जनन की क्रिया को किया जाता है, करते हैं, उनको हम बोलते हैं आवश्यक अंग। ठीक है, इनके बिना नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल इनके बिना भी नहीं है। इनका काम क्या होता है हम अभी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे इनका। वैसे मान लीजिए आपको बात बता दें कि दल पुंज का कार्य होता है, यानी पेटल्स का काम होता है कीटों को आकर्षित करना। फॉर किसके लिए? पॉलिनेशन, यानी परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौन? दलपुंज। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये है पुष्प के भाग। आपको मैं चीज बता दूं, पुष्प के अंग दो ही होते हैं, लेकिन यदि पुष्प के भाग जैसा सवाल कोई आता है तो पुष्प के चार पार्ट्स होते हैं, चार भाग होते हैं। दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, दलपुंज यानी कोरोला, बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, पुमंग यानी कि एंड्रोशियम और जायांग यानी कि गाइनोशियम। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए अब हम पढ़ते हैं जो हमारा नर भाग है। नर भाग कौन है हमारे पास? पुमंग। ठीक है, और स्टेमन के बारे में पढ़ना है, यानी कि पुंकेसर के बारे में हमने पढ़ना है। तो चलिए जरा एक बार देख लेते हैं क्या चीज है।
ठीक है, हमको किसके बारे में पढ़ना है? पुमंग के बारे में। चलिए, ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे थे? पराग कोश। और नीचे वाले को व्रंत। ठीक है, पराग कोश यानी एंथर और व्रंत यानी कि फिलामेंट। ठीक है, आपको एक चीज और बता दे, पराग को पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, और स्टेमन की जब बात करते हैं तो स्टेमन का मतलब होता है क्या? स्टेमन का मतलब होता है पुंकेसर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पराग कोश की। तो जब हम इस पराग कोश को जूम करते हैं, जूम करने का मतलब जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये कैसा दिखता है। ठीक, बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। आइए जरा समझ लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज होने वाली है, तो हम इस बार इसको बना करके भी देख लेंगे। ठीक, ये देखिए, जब हम बात पराग कोश की यानी एंथर की कर रहे हैं तो इसमें इतनी सारी जो है परत प्रेजेंट होती हैं, इतनी सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ये वाली जो लेयर है ये सबसे बाहर की लेयर है। ठीक है, उसके बाद ब्लू से जो मैंने बनाई है ये अंदर वाली लेयर है, और फिर जो रेड से बनाई है वो उसके अंदर वाली लेयर है। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं। ठीक, और ये भी लेयर है जो अंदर वाली ब्लू की है। ठीक, तो अब हमको ये देखना है कि ये कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले जो बाहर वाली आप लेयर देख रहे हैं इसको बोला जाता है बाह्य त्वचा। क्या बोलेंगे? बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं वो जो अंदर वाली लेयर है उसको बोला जाता है अंतस्थितियम। ठीक है, अंतस्थितियम यानी कि एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, ठीक है, एंडोथीशियम बोलते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं रेड से जो बनाई है इनको बोला जाता है मध्य परत। क्या बोलेंगे? मध्य परत, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको मिडिल लेयर। और साथ में ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है टेपिटम। और एक नाम इसको और दिया जाता है आंतरिक परत। ठीक है, टेपिटम या आंतरिक परत। अब एक चीज यहीं पे समझ लीजिएगा कि ये जो टेपिटम होता है, टेपिटम का काम होता है एक पिगमेंट रिलीज करना जिसको नाम दिया जाता है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम दिया जाता है? स्पोरोपोलिनिन। इसका काम होता है पॉलन ग्रेन की एक अंदर वाली लेयर जिसको हम एक्साइन बोलते हैं उसको बनाना। पराग कोण की बाहरी लेयर को बनाने का कार्य करता है कौन? स्पोरोपोलिनिन, दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम टेपिटम। जो कहां से रिलीज होता है? टेपिटम से रिलीज होता है। ठीक, अब एक चीज और होती है, ये जो आप बाहर एक अंदर गोला गोला जैसा देख रहे हैं इसको बोला जाता है बीजाणु जनन उत्तक। बीजाणु जनन उत्तक, यानी इंग्लिश में हम इसी को बोलते हैं
स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। ये हमने पराग कोश का जो चौतुष दिख रहा था, टेट्राड, ठीक है, चौतुष्क का एक सेक्शन काट करके आपको उसकी लेयर्स दिखाई हैं। क्या दिखाई है? चौतुष्क की एक लेयर काट करके हमने उसको आपकी एक पार्ट काट करके हमने उसको आपकी लेयर्स दिखाई हैं। बाहर वाली जो होगी, इनका काम क्या होगा? बाह्य त्वचा। अच्छा, एक चीज और बता दें, इन तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन का। किसका काम होता है? प्रोटेक्शन का या प्रोटेक्टिंग का, इसलिए हम इनको प्रोटेक्टिंग कवरिंग भी बोलते हैं। और टेपिटम का काम होता है पोषण का, यानी नरिशमेंट का। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कि इसमें क्या चीज होने वाली है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू क्या काम करने जा रही है? स्पोरोजेनस टिश्यू की हर एक सेल कैसा कार्य करेगी? पराग मात्र कोशिका का कार्य करेगी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल। ठीक है, मतलब इन्हीं से क्या बनने वाला है? पॉलन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं नर युग्मक का भी मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट यानी नर युग्मक बनने वाला है। किससे? पराग मात्र कोशिका से। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की कैसे होने वाली है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि देख लेते हैं। अब जो होने जा रही है प्रक्रिया, हम उसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, क्या होता है? लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, चलिए समझते हैं कहां पे कैसी क्या चीज होगी। ठीक है, हमने बात की जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगी? पराग मात्र कोशिका होगी। सपोज दैट ये है हमारे पास पराग मात्र कोशिका। ठीक है, अब ये कैसा डिवीजन करेगी? तो ये कैसा विभाजन करती है? ये करती है अर्धसूत्री विभाजन। क्या करेंगी? अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, जिनको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मियोसिस बोलेंगे। अब आपको पता है कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन और मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में क्या डिफरेंस है? तो मियोसिस से एक कोशिका से चार कोशिका बनती है। सॉरी, हाँ, मियोसिस से एक कोशिका से चार कोशिका बनेगी और माइटोसिस से एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी। तो मियोसिस हुआ, तो मियोसिस होने के बाद इन्होंने क्या बना लिया? चार अलग अलग कोशिकाएं बना ली। क्या कर लिया? चार अलग अलग कोशिकाएं बना ली। अब हमने इनको क्या नाम दे दिया? लघु बीजाणु। क्या नाम दे दिया? लघु बीजाणु, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी ये इस फॉर्म में नहीं है। ये कैसे थी? ये थी अभी आपस में जुड़ी हुई। कैसे थी? जुड़ी हुई थी। लेकिन जब ये जुड़ी हुई थी तब हमने इनको बोला लघु बीजाणु, और साथ में जुड़ी हुई थी तो लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, चतुष्क बोल लो, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, फिर क्या हुआ? कैलेज एंजाइम आया। कैलेज एंजाइम ने इनकी जो बॉन्ड्स थे उनको तोड़ा। तोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया? इनको अलग अलग लघु बीजाणु के रूप में बना दिया।
तो ये क्या बन गए? लघु बीजाणु बन गए। क्या बन गए? लघु बीजाणु बन गए। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर इसके बाद क्या होने वाला है। अब हमको लघु बीजाणु से ही क्या बनाने हैं? पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कोण बनाने हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनने वाले हैं। तो जब बात करते हैं पराग कोण की, कर रहे थे पराग कोण की, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? वैसे इनको बोला जाता है नर युग्मक दायद। दायदू नहीं है, दायद है, ध्यान रखना, ठीक है। नर युग्मक दायद यानी कि मेल गैमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। एक बार हम जरा इसका भी स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं। अब देखिए बीच बीच में सबसे पहले देखते हैं जो अंदर वाली परत आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, और एक परत आप देख रहे हैं ये बाहर वाली। तो जो बाहर वाली है इसको बोला जाता है बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन। हाँ, ये वही एक्साइन है जो स्पोरोपोलिन से बनी थी। स्पोरोपोलिन किसने रिलीज किया था? टैपेटम ने रिलीज किया था। और ये जो अंदर वाली है ये मिडिल लेयर्स बनाती हैं, जो अंदर की हमारी मध्य परत होती हैं वो बनाती हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे भाई साहब, इसको बोलते हैं हम आंतचोल, ठीक है, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं, ठीक। तो ये दो लेयर्स होती हैं। और ये जो बीच बीच में आप गैप देख रहे हैं, जो बीच बीच में आप एक्साइन वाली लेयर में जो गैप देख रहे हैं, इनको बोला जाता है जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र बोलते हैं, जनन छिद्र, यानी इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं जर्मपोर, ठीक है। ये जनन छिद्र क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हीं से आगे चल के पराग नलिका का उद्गम होना है। पराग नलिका यानी कि पॉलन ट्यूब, इन्हीं से आगे चल के पराग नलिका का उद्गम होना है, यहीं से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें जनन छिद्र भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो बाह्य चोल है ये बहुत ही सुंदर सा होता है, देखने में भी आकर्षित होता है, ठीक है। और किससे बना होता है? स्पोरोपोलिन से बना होता है, जो किसने रिलीज किया था? टेपेटम लेयर ने रिलीज किया था। आंतचोल जो इंटाइन होती है वो मिडिल लेयर से बनी होती है। तो कहने का मतलब होता है ये होता है एक आपके पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जिसको हम पराग कोण कहते हैं। ये होता है एक पॉलन यानी पराग कोण की संरचना ऐसी होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब देख लेते हैं कि इसका विकास कैसे होगा। तो आपको एक चीज बता दें कि अभी तक वहां पे एक क्या बन गया था? परागकण बन गया था, ठीक है। क्या बन गया था? अब देखिए आगे यहाँ पे क्या चीज होगी। ये जब अभी ऐसा है तो आगे चल के ये दो सेल स्टेज में पहुंच जाता है, द्विकोशिकाय संरचना में पहुंच जाता है, ठीक है। ये कैसी है? टू सेल्ड स्टेज है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं? द्विकोशिकाय नर युग्म बोलते हैं, ठीक। समझिए जरा सा इस बात को। ये जो ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है, ऊपर वाली को हम बोलते हैं कायकी, क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका। ऊपर वाली को बोलते हैं कायिक कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और नीचे वाली को हम बोलते हैं जनक कोशिका। क्या बोलते हैं? जनक कोशिका बोलते हैं।
यानी जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल। अब की जो कहानी होने जा रही है उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 60% ध्यान से समझना, ठीक। 60% एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में ये द्विकोशिकीय चरण में झड़ जाते हैं, ठीक है। द्विकोशिकीय चरण में ही झड़ जाएंगे, परंतु बचे हुए 40% एंजियोस्पर्म में ये किस में झड़ेंगे? त्रिकोशिकीय में झड़ेंगे। किस में झड़ेंगे? त्रिकोशिकीय चरण में झड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 कोशिकाएं कौन कौन सी होंगी? 3 कोशिकाएं होंगी आपकी। एक तो आपकी यही हो गई वेजिटेटिव सेल, और दो आपके बन जाते हैं जनरेटिव सेल। विभाजित होकर के जनक कोशिका विभाजित होकर के 2 नर युग्मक बना लेती है, या जिसको हम नर युग्म भी बोलते हैं, तो नर युग्म बना लेगी, ठीक है। तो ये 3 कोशिकीय चरण में निकल जाते हैं, या कह सकते हैं झड़ जाते हैं। आई बात समझ में? अब देखिए परागकोण के कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे एलर्जी हो जाती है परागकोण से, ठीक है। एलर्जी का कॉमन एग्जाम्पल है आपके पास गाजर की घास, ठीक है। और जीवन क्षमता की बात करें तो वायबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि ये कितने समय तक जीवित रहते हैं। तो कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसे पुष्प हैं, या कुछ ऐसे पादप हैं जो कुछ महीनों तक भी रह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो केवल आधे घंटे तक चलते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं चावल हो गए, ये आधे घंटे तक चलेंगे। और जैसे फैमिली सोलेनेसी हो गई, आलू वाली फैमिली हो गई, उसमें सारे किसमें चलते हैं? सेवरल मंथ्स तक चलते हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया सारा नर युग्म की, कि नर युग्म कैसे बन रहे हैं, मेल गैमीट कैसे बनेंगे। अब हमको बात करनी है फीमेल के बारे में, यानी कि मादा के बारे में, ठीक। तो उसको हम जब पढ़ते हैं तो हम उसको लिखते हैं मादा लैंगिक संरचना। मादा लैंगिक संरचना, ठीक है। यानी हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? जायांग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? जायांग, यानी गाइनोशियम। चलिए, आपको पता है कि अभी थोड़े समय पहले हमने क्या क्या नाम दिया था? इसको क्या नाम दिया था? वर्तिकाग्र। क्या नाम दिया था? वर्तिकाग्र। इसको क्या नाम दिया था? वर्तिका। और इसको क्या नाम दिया था? अंडाशय, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्या चीज होने वाली है इसमें, ठीक। ये जो आपका गाइनोशियम है यानी जायांग है, ये भी कुछ प्रकार का होता है। कैसा होगा? ठीक। अब जब एक की बात कर रहे हैं तो ये कैसा है? इसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, यानी कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं, ठीक है। तो पुष्प को 2 भाग में विभाजित किया गया है अकॉर्डिंग टू स्त्री केसर। स्त्री केसर के अनुसार पुष्प को 2 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? आइए समझ लेते हैं, ठीक है। एक वो होंगे जिसमें केवल एक स्त्री केसर होगा, और कुछ वैसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्त्री केसर होते हैं, ठीक है। तो हम इनको बोलते हैं एक अंडपी और द्विअंडपी। एक अंडपी और दूसरे को बोलते हैं हम बहुअंडपी। बहु मतलब मल्टी। इंग्लिश में बात कर लें तो इंग्लिश में हम इसको ही बोलते हैं मोनोकार्पलरी और
मल्टी कार्पेलरी। आगे बात समझ में, अब ध्यान से समझिए क्या चीज होने वाली। मोनोकार्पेलरी यानी कि एक ही स्त्री केसर होगा। क्या होगा? एक स्त्री केसर होगा। और मल्टी कार्पेलरी यानी कि एक से अधिक होंगे। एक से अधिक होंगे। क्या होंगे? स्त्री केसर। एक से अधिक स्त्री केसर होंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि जब हम बहुअंडपी की बात करेंगे तो हम इसको पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले होते हैं मुक्त अंडपी। मुक्त अंडपी। और दूसरे होते हैं विमुक्त अंडपी। ठीक है, या जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंकार्पस। इसमें क्या होगा? फ्री कार्पल्स होते हैं, मुक्त होते हैं। और ये होते हैं एपोकार्पस। इनको क्या होते हैं? ये फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि पुष्प को और किन भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको देखना है कि आगे हमें क्या चीज पढ़नी है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अंडाशय के बारे में। ठीक है, कि ये अंडाशय क्या होता है, अंडाशय में कौन कौन सी चीजें होंगी, उसके बारे में देखते हैं। अंडाशय यानी कि ओवरी। चलिए, क्या चीज होने वाली है अंडाशय में? सबसे पहले अंडाशय में जो चीज बनने वाली है, आपको पता होना चाहिए कि भ्रूण भी जो है वो अंडाशय में ही बनेगा। कैसे बनेगा? क्यों? क्योंकि ओवरी के अंदर ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं क्या चीज होगी। जैसे मान लीजिए कुछ में एक बीजांड होता है, कुछ में एक बीजांड होता है और कुछ में बहुबीजांड होते हैं। बहु मतलब बहुत सारे। हमारे कोर्स में कौन सा बीजांड है? तो हमारे कोर्स में है प्रतीय बीजांड। कौन सा बीजांड है? प्रतीय बीजांड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। प्रतीय मतलब उल्टा होता है। इसको हम अभी बना करके भी देखने वाले हैं। चलिए एक बार हम इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसको सही कर लेते हैं, फिर बात करते हैं लेबलिंग की। ठीक, अब देखिए ये कैसा है? हमने एक बनाया है प्रतीय बीजांड। ठीक, अब समझते हैं इसमें कौन कौन सी चीज होगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अंदर क्या चीज होने वाली है और उसके बाहर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक, ये देखिए। ठीक, अंदर ये जो आप लाल रंग से बना देख रहे हैं, इसको बोला जाता है भ्रूण कोश। क्या बोलेंगे? भ्रूण कोश। पराग कोश हम किसको कह रहे थे? पॉलन सैक को, या पॉलन, हाँ पॉलन सैक को कह रहे थे। तो वहां पे कोश यानी कि जिसके अंदर वो पर्टिकुलर चीज होती है। तो भ्रूण कोश के अंदर ही क्या बनेगा? क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। भ्रूण यानी भ्रूण कोश को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक।
ठीक है, भ्रूण कोश को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। आगे ये जो छोटे छोटे सेल्स देख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, तो हम इनको बोलते हैं बीजांडकाय। क्या बोलेंगे, बीजांडकाय। बीजांडकाय, ठीक, यानी कि इसको हम इंग्लिश में ही बोलते हैं न्यूसेलस। समझ लीजिए, कुछ ऐसे फल हो जाते हैं, कुछ ऐसे पौधे हो जाते हैं जो न्यूसेलस से आगे चल के पेरिस्पर्म बना लेते हैं, वो भी अभी हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं, न्यूसेलस आगे चल के खत्म हो जाते हैं, और जिसमें नहीं होते हैं वो पेरिस्पर्मिक कहलाते हैं। ठीक है, तो अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, भ्रूणकोश, और बाहर, उसके बाहर जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे न्यूसेलस हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, ये जो आप दो नीले नीले आप लाइन वाले देख रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो हम इनको बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं, अध्यावरण। अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के बाद क्या होता है, यही अध्यावरण जो होते हैं ये आगे चल करके क्या बना लेंगे, सीड कोट बना लेंगे। ठीक है, यानी बीज के जो संरक्षण करते हैं उनको, उनका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टेस्टा टेगुमेना। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक ऊपर जो खुला हुआ वाला एरिया है और एक जो नीचे बंद वाला एरिया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये होता है आधार। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं निभागीय, क्या बोलेंगे, निभागीय सिरा। निभागीय, निभागीय सिरा यानी चलाजल एंड, चलाजल एंड। ठीक है, ये क्या होता है, ये है आधार। ये क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है। किसका आधार है, हमारे बीजांड का आधार है। फिर जब बात करते हैं, जहां पर आप ये ओपनिंग वाला हिस्सा देख रहे हैं जो ऊपर से खुला हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं बीजांड द्वार सिरा। बीजांड द्वार सिरा, इंग्लिश में हम इसी को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से थोड़ी देर के लिए, ये जो लाल रंग से आप देख रहे हैं इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको ही हम बोलते हैं अपरा। क्या बोलते हैं, अपरा यानी प्लासेंटा। क्या बोलेंगे, प्लासेंटा बोलेंगे। अपरा यानी प्लासेंटा। प्लासेंटा किससे जुड़ी हुई होगी, तो प्लासेंटा जुड़ी होती है बीजांड व्रंत से। यानी कि फ्यूनिकल से। किसके थ्रू, किसके थ्रू जुड़ी होती है, ये वाला जो रीजन है इसको हम इंग्लिश में नाम देते हैं हाइलम, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं नाभिका। ठीक है, नाभिका बोलते हैं, इंग्लिश में क्या नाम देते हैं, हाइलम। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब मैं आपको एक चीज यहीं पे क्लियर कर दूं, एनाट्रोपस ओव्यूल देखने में ऐसा होता है, ये क्या होता है, इसको हम कहने का एनाट्रोपस ओव्यूल यानी कि क्या होते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। क्या, माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड जो होंगे वो बिल्कुल सीध में होंगे, 180 डिग्री सेल्सियस पर होंगे। आ गई बात समझ में। तो ये है एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं प्रतीय बीजांड का संरचना। कैसी होती है, ये ऐसी होती है। ठीक है, अब बात कर लें तो आपकी एनसीईआरटी की किताब में उसको कई बार सीधा करके दिखा दिया गया है, मतलब ये अभी आपने ये इस तरह से बनाया है, एनसीईआरटी में कई बार उसको इस तरह से भी बनाकर दिखाया है। इनफैक्ट आगे चलकर हम लोग भी इसको इसी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह से पढ़ने में आसानी रहती है। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, चलाजल एंड ऊपर आ जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से अंडाशय होता है, अंडाशय में ओवरी के अंदर क्या बीजांड होते हैं, ये तो हमने बीजांड का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब देखते हैं कि ये बीजांड जो होता है ये बनेगा कैसे। इस तो अब क्या चीज हो रही है, बीजांड को हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हमको ये देखना है कि इसमें और कौन सी चीज होगी। ठीक, अभी तक हमने जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, क्या चीज हो रही थी, अब हमको पढ़ना है कि कैसे एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा, यानी कि भ्रूण कोश कैसे बनेगा। तो भ्रूण कोश के बनने की प्रक्रिया को हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन के माध्यम से।
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। चलिए समझते हैं इसमें क्या चीज हो रही थी। अभी तक आपने ये चीज देखी थी, क्या देखा था कि उधर कौन सी चीज हो रही थी, पराग मात्र कोशिकाएं थी। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसी कुछ कोशिकाएं होंगी जिनको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर अभी आपसे कहा था कि हम भी इस तरह से बना करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो चीज हो रही है इनको हम क्या नाम दे सकते हैं, तो हम इनको बोलते हैं ये क्या थी, गुरु बीजाण मात्र कोशिका। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। अब आगे देखिए कौन सी डिवीजन होगी, कौन सी डिवीजन होगी, तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। चलिए समझते हैं। अब यहां पर क्या चीज होने वाली है, चार बनेंगे इसमें भी, जैसे उसमें भी बन रहे थे चार, वैसे इसमें भी क्या बन जाएंगे, चार नई चीजें बन जाएंगी। तो लेकिन इसमें कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है, क्या ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट ये है। अब देखिए वहां पे उधर क्या था, चलाजा लैंड नीचे की तरफ था, कैसा था, नीचे की तरफ था, जिसको हम बोल रहे थे निभागीय सिरा कहाँ था, नीचे की तरफ था। तो यहाँ पे भी क्या चीज हो जाएगी, यहाँ आ गया ऊपर की तरफ, और ये माइक्रोपाइलर है। तो निभागीय सिरे की तरफ जो भी कोशिका होगी वही क्या रहेगी, वही आगे क्रियात्मक रहेगी, यानी कि वही फंक्शनल रहेगी। ठीक है, बाकी सब जो होंगी वो नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कोई एक जो होती है वो क्रियात्मक होती है और बाकी तीन क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। अब यही जो एक क्रियात्मक वाली है इसको हमने नाम दे दिया क्या, गुरु बीजाणु। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं कि इसमें आगे कौन सी चीज होने वाली है। तो सबसे पहले ये क्या करेगी, ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर होता है स्वतः न्यूक्लियर डिवीजन, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि क्या होगा, स्वतः केंद्रक विभाजन होगा, स्वतः केंद्र विभाजक होगा। ठीक, और ये विभाजन होने के बाद ये कैसे हो जाएंगे, पहले द्विकेंद्रक, क्या हो गया, द्विकेंद्रक, फिर चार केंद्रक, और फिर ये 8 केंद्रक। पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी। ठीक है, ये होने के बाद अब ये जो आपके इतने सारे न्यूक्लियस हो गए, अब सबके पास कुछ ना कुछ सेल जाएगा और ये हो जाएगा रीअरेंज, और रीअरेंज होने के बाद ये क्या करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण करने वाला है। अब हमको पढ़ना है भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर। चलिए जल्दी से बना करके देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए ये देखिए कितने हो गए न्यूक्लियस, कितने केंद्रक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इनके सबके पास सेल जाएगा यानी कोशिकाएं जाएंगी, तो 1 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद इधर के बारे में बाद में बात करेंगे, फिर यहाँ पे पहले 1 और ये 2 और ये बचा हमारे पास 3।
ठीक है। अब ये जो बीच वाला जितना पोर्शन है ये सब पूरा एक कोशिका बन जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर दो केंद्रक होंगे। क्या होंगे? दो केंद्रक होंगे। ठीक, चलिए जरा देख लेते हैं कि ऊपर वाले, अब इन सबके नामकरण देख लेते हैं कि इनको क्या क्या नाम दिए जाते हैं। तो ऊपर वाले को बोला जाता है प्रति प्रति व्यासात कोशिका। प्रति व्यासात कोशिका यानी कि एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं ऊपर वाले को। इन तीनों को क्या बोलेंगे? प्रतिव्यासात कोशिकाएं बोलेंगे, यानी एंटीपोडल सेल बोलेंगे। फिर नीचे वाले ये जो दो हैं आपके, इनको बोला जाता है सहायक कोशिका या सहाय कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये दो होती हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं साइनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? साइनर्जिड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं, ये जो बीच में आ गया ये है हमारी मध्य कोशिका। ये क्या है? मध्य कोशिका है। मध्य कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो इसके पास 3 न्यूक्लियस है, इसके पास 2 है और इधर एक न्यूक्लियस है। बचा हुआ ये जो हमारा बड़ा वाला सेल है, इसको हम क्या नाम देते हैं? अंड कोशिका बोलते हैं। यही है हमारी एग सेल। क्या है? एग सेल है। इसको हम क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। अंड कोशिका बोलते हैं, यानी एग सेल। चलिए ध्यान से देखते हैं, ये जो 2 न्यूक्लियस है इनको क्या बोलते हैं? तो हम इनको बोलते हैं क्या? ध्रुवीय केंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। पोलर, जैसे पोलर स्टार होता है, पोल स्टार, ध्रुव तारा, वैसे ही पोलर यानी ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, अब ये जो आपका साइनर्जिड्स है, यानी कि क्या है? सहाय केंद्रक है, सहायक कोशिका है। इसमें एक नाम, एक फिलीफोरम एपरेटस है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंतुमय सामुच्य। क्या बोलते हैं? तंतुमय सामुच्य। तंतुमय सामुच्य, ठीक है, यानी कि फिलीफोरम एपरेटस। इसका काम क्या होता है? ये क्या करेगा? जब पोलन ट्यूब की एंट्री होनी होती है तो ये क्या करता है? तो ये क्या करेगा? सबसे पहले सिग्नल रिलीज करना शुरू कर देगा, और सिग्नल रिलीज करके ही पोलन ट्यूब को पता चलता है कि मुझे एंट्री कहां से लेनी है फॉर फर्टिलाइजेशन। आगे बात समझ में? तो ये है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। इसके ऊपर जितने भी स्टार मार कर सकते हो उतने स्टार मार कर लो, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहां तक कि ये टीचिंग के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ड्रॉ अ वेरी वेल स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी भ्रूण कोश का अच्छा सा एवं सचित्र बनाइए जिसमें आपने उसकी लेबलिंग भी की हो। तो ये क्या है? ये भ्रूण कोश का डायग्राम है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो सैक का। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, पोलन ट्यूब जो होगा वो 2 नर युग्मक लेकर के आएगा, यानी कि क्या? पराग नलिका जो होगी वो 2 नर युग्मक लेकर के आएगी। 2 नर युग्मक लेने के आने के बाद क्या चीज हो जाएगी? एक नर युग्मक इनके साथ फ्यूज हो जाएगा, इनके साथ कोलैप्स करेगा, यानी अंड कोशिका के साथ कोलैप्स करेगा, और एक नर युग्मक किसके साथ करेगा? इन 2 ध्रुव केंद्रकों के साथ करेगा। इसी को हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी द्विनिषेचन बोलते हैं या दोहरा निषेचन बोलते हैं। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये क्वेश्चन आता है कि भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये होता है आपका 7 और 8। देख लेना क्या बोलते हैं। तो कितने सेल हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक। ठीक है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक भ्रूण कोश ये होता है। आ गई बात समझ में? तो यहां तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ ली, आई होप सो आपको क्लियर होंगी। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई। अब हमको जो आगे बढ़ना है वो है कि किस तरह से
पुरुष यानी कि बात करें नर और मादा, इन दोनों का समागम होगा यानी कि पॉलिनेशन होगा। ये दोनों पास में कैसे आएंगे सर? तो अब हमको पढ़ना है कि परागण की प्रक्रिया कैसे होती है। परागण यानी कि पॉलिनेशन। आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, 8th में 10th में ये चीज पढ़ रखा है कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। ठीक है, तो अब हमको यही चीज पढ़नी है कि पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक, तो देखिए क्या चीज हो रही है, यानी कि परागकोश से परागकोश से पराग कणों का, ठीक है, स्त्री केसर के कौन से भाग में, जल्दी बताओ। स्त्री केसर में, मन में अगर आपने आंसर बना दिया है तो बहुत अच्छी बात है। स्त्री केसर के वर्तिका में, कहां पे, वर्तिका में या वर्तिकाग्र में स्थानांतरण, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये जो परागण है ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं परागण के। चलिए देखते हैं कौन कौन से। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से परागण होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑटोगैमी। कौन सा पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी है। दूसरा है हमारे पास गिडनोगैमी। तीसरा है हमारे पास जीनोगैमी। कौन सा गैमी है, जीनोगैमी है। ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं स्वयुग्मन। क्या बोलेंगे, स्वयुग्मन। स्व मतलब खुद से। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सी चीज होने वाली है। सबसे पहले तो क्या होगा, यहां पर एक पौधे का यानी एक पादप का क्या, परागकण उसी के किस में जाएगा, वर्तिकाग्र में जाता है। ठीक है, किस में जाएगा, उसी के वर्तिकाग्र में जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्वयुग्मन बोल देते हैं। बेसिकली ये किसमें कॉमन होता है, ये होता है हमारे द्विलिंगीय पादपों में, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमें कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है, जिसको हम बोलते हैं आनुवांशिक विभिन्नता। हमें इसमें कोई भी देखने को नहीं मिलती है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल है आपके पास गुड़हल। ठीक है, अब बात करते हैं गिटनोगैमी की, जिसको हम बोलते हैं सुजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं, सुजात पुष्पी परागण। चलिए देखते हैं इसमें कौन सी चीज होने वाली है। इसमें क्या होगा, एक पादप का, इसमें पादप एक ही है, एक पादप का परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प में स्थानांतरण होता है। इसमें क्या है, पुष्प कैसा है, इसमें पुष्प भी क्या है, सेम है, लेकिन इसमें प्लांट सेम है तो पुष्प अलग है। पादप सेम है लेकिन पुष्प क्या है, अलग है। ठीक, दूसरी चीज ये किसमें कॉमन है, ये है आपके, ये एक लिंगीय में कॉमन है। ठीक है, किसमें होगा, एक लिंगीय में होगा। फिर बात करते हैं जीनोगैमी में, तो हम इसको बोल देते हैं क्या, परनिषेचन या परनिषेचन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, परनिषेचन बोलते हैं। इसमें
विभिन्न पादप होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न पादप होते हैं। और इसमें क्या देखने को मिलेगा? आनुवांशिक विभिन्नता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? आनुवांशिक विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। ये दोनों बेसिकली देखा जाए तो इनको हम किसका एग्जाम्पल बोलते हैं? इनको हम किसका वो बोलते हैं? टाइप। तो हम इनको बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी यानी कि स्वपरागण हो जाएगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, और ये क्या हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। आगे बात समझ में? ये होती हैं सारी चीजें। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये हमने पढ़ लिया कि परागण कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं परागण के प्रकार। अब हमको ये देखना है कि परागण किन कारकों के माध्यम से होता है। ठीक, एक चीज और आपको यहीं पे हम क्लियर करते हैं कि ऑटोगैमी जो है यानी स्वयुग्मन है, इसके कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक, वो कंडीशंस क्या है? आवश्यकता क्या है? सबसे पहले तो जो फ्लावर है आपका, जो पुष्प है, वो द्विलिंगीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरी चीज, उसमें क्या चीज होनी चाहिए? परागण यानी पोलन, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन का स्त्रावरण यानी डिहेंस एवं वर्तिकाग्र परिपक्वन समकालीन होना चाहिए। मतलब कि क्या होना चाहिए? कि जो आपका पराग कोण है, परागकण है, परागकण उसी टाइम पर निकले जिस टाइम पर वर्तिकाग्र जो है वो मैच्योर हो रही है। वर्तिकाग्र जो हो रही है, परिपक्व हो रही है। इन दोनों की समय सीमा क्या होनी चाहिए? समकालीन होनी चाहिए। मतलब समय सीमा सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक ही समय पर होना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन से कारक होते हैं। तो परागण के कारक, जिनको हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर्स या एजेंट्स। एजेंट्स बोल देते हैं, ज्यादा बेटर है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, सबसे पहले कौन से आ जाएंगे? जैविक कारक और अजैविक कारक। ठीक, जैविक और अजैविक। जैविक यानी कि बायोटिक, जैविक यानी कि बायोटिक, और अजैविक यानी कि एबायोटिक। अजैविक यानी कि एबायोटिक। ठीक है, तो जैविक में कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास? कीट आ जाता है। क्या आ जाता है? कीट। फिर और सोचो, और कौन से आ जाएंगे? चमगादड़। और सोचिए, और दिमाग लगाइए, और कौन आ जाएगा? घोंघा। घोंघा यानी कि स्नेल। कीट यानी कि इंसेक्ट, ऑब्वियसली सबको पता है। चमगादड़ यानी कि बैट। ठीक, और इधर कौन कौन से आ जाते हैं? इधर आते हैं आपके वायु, एयर, और दूसरा जल। जल यानी वाटर। ठीक, एयर में जो पॉलिनेशन, एयर से जो परागण एयर से होता है, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। और जो पानी से होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक, और इधर की बात कर ले तो इधर हम बोलते हैं एंटीमोफिली। बैट से जो होता है वो होता है मेलैकोफिली। और जो घोंघे से होता है उसको हम बोलते, सॉरी यहां मैंने गलती कर दी, चमगादड़ से होता है काइरोटेरोफिली। और घोंघे से होता है मेलैकोफिली। इतने याद रख लीजिएगा। अब हमको यहाँ पे कुछ नहीं, केवल हम इस पे बात करते हैं हाइड्रोफिलाई पे। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो अब देखो पानी है, तो यानी कि जो एक जल की सतह पर होगा, कहाँ होगा, जल सतह पर होगा, और एक के जल भीतर होगा, जल के भीतर होगा। ठीक है, एक हो रहा है जल की सतह पर, एक हो रहा है जल के भीतर। तो जो जल की सतह पर होता है उसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। और जो जल के भीतर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक। तो एपीहाइड्रोफिली का बेस्ट एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, और हाइपोहाइड्रोफिली का बेस्ट एग्जाम्पल है ज़ूस्टेरा। ठीक है, तो ये था हमारा कि परागण में कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। ठीक है, एक चीज और बता दें, एनिमोफिली के लिए बात कर ली, तो इसमें क्या चीज होनी चाहिए, पुंकेसर यानी स्टेमन जो है वो अनावृत वेल एक्सपोज्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर जरा इसके बारे में बात कर लें, जो कीटों के द्वारा हो रहा है, कीटों के द्वारा यानी कि कीट में कौन कौन से सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, मधुमक्खी द्वारा, मधुमक्खी द्वारा। ठीक है, इसमें क्या चीज होनी चाहिए, इसमें जो दलपुंज है वो क्या करता है, वो क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है। दलपुंज कीटों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और उसमें से सुगंध भी आती है। क्या आती है, सुगंध भी आती है, और उस सुगंध से भी क्या होते हैं, कीट होते हैं जो आकर्षित हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि परागण के कारक कौन कौन से होंगे, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब हमको आगे बात करनी है कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। ठीक, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी युक्तियां होती हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, स्वयुग्मन को रोक सकते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य प्रजनन युक्तियां। ठीक है, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। चलिए एक बार इनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज होंगी। इंग्लिश में हम एक बहुत ही बेहतरीन टर्म इस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम इमैस्कुलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन बोलते हैं। और हिंदी में हम उसको क्या नाम देते हैं, तो हम हिंदी में उसको नाम दे सकते हैं आपका विपुंसन। क्या बोलते हैं, विपुंसन। ठीक है, क्या नाम दे सकते हैं, विपुंसन दे सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन सी चीज आएगी। ठीक, इसको हम बेसिकली पढ़ते हैं आर्टिफिशियल, क्या पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हम इसको हिंदी में कह सकते हैं कृत्रिम संकरण। क्या बोलते हैं, कृत्रिम संकरण। चलिए क्या होगा इमैस्कुलेशन में, जो एक पुष्प होगा, द्विलिंगीय पुष्प होगा, द्विलिंगीय पुष्प से क्या किया जाएगा, सबसे पहले दो जो आपका मेल वाला पार्ट होगा, नर वाला पार्ट होगा, उसको बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर को काट करके हटा दिया जाएगा। ठीक है, पुंकेसर हटा दिया जाएगा। और फिर क्या करेंगे, फिर स्त्री केसर को कोई भी नुकसान ना पहुंच पाए, इसलिए हम उसको एक थैले से ढक देंगे। थैले से ढक दिया। ठीक है, क्या किया, थैले से ढक दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंग्लिश में बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने पसंद के मेल, अपने पसंद के पुंकेसर ला करके इसके ऊपर कर सकते हैं, जिससे हम क्या बना सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बना सकते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बना सकते हैं, पर परागण इसलिए करा सकते हैं कि हमें हमारी पसंद के जीन्स मिल सके, यानी कि जेनेटिक क्या हो सकते हैं, जीन्स इंटरेक्शन या जीन जेनेटिक वेरिएशन हमें मिल सके। ठीक है, अनुसंधानिक जिसको हम बोलते हैं वरीयता मिलती है। तो ये चीज हो गई हमारे पास कृत्रिम संकरण की। अब आगे हम बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ेंगे, पराग स्त्री केसर संकरण की तरफ। अब हमको क्या पढ़ना है, पराग स्त्री केसर संकर्षण।
चलिए इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन बोलते हैं। समझिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे हम। देखिए ये पॉलन ग्रेन यहां पर आ गया, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन यहां पर आ गया। पॉलन ग्रेन के अंदर जो वेजिटेटिव सेल था, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, पराग कण, ठीक है। उसने क्या किया, पॉलन ट्यूब बनाया और यहां पर इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। क्या है ये, भ्रूण कोश, ठीक है, भ्रूण कोश है। तो भ्रूण कोश के जो फ्यूलिफोरम अपरेटस थे उन्होंने सिग्नल रिलीज किया कि भाई हम यहां पर हैं, हमें नीचे यहां आकर के फर्टिलाइज करिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, ये क्या चीज जो रेड रेड से पूरी ट्यूब गई है, इसको इन्होंने नाम दे दिया पराग नलिका। क्या नाम दिया, पराग नलिका, यानी कि पॉलन ट्यूब। और फिर अब क्या चीज हो जाएगी, अब जो आने वाली अग्रिम प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ लीजिए क्या होता है, ठीक। देखते हैं, अब देखिए यहां पर हो गया पराग नलिका का उद्गम हो गया। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या चीज होगी, जो एक नर युग्मक था, नर युग्म था, नर युग्म, एक नर युग्म था, वो किसके साथ फ्यूज करेगा, वो फ्यूज कर जाएगा आपके एक, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ठीक है, वो आप ध्यान रखिएगा, अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर जाएगा। किसके साथ फ्यूज करेगा, अंड कोशिका के साथ, यानी कि एग सेल के साथ फ्यूज करेगा। और क्या बना लेगा, यहां पर ये जो प्रक्रिया होगी इसको हम बोलते हैं संलग्न। क्या बोलते हैं, संलग्न, यानी कि सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और यहां पर क्या चीज बन जाएगी, तो यहां पर बन जाएगा भ्रूण। क्या बन जाएगा, भ्रूण, यानी एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो कैसा होगा, 2n। अब देखिए ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हमने बात की कि डबल फर्टिलाइजेशन। अब जो दूसरा नर युग्म होगा, दूसरा नर युग्म होगा, वो किसके साथ फ्यूज करेगा, तो वो फ्यूज कर जाएगा आपके वो जो वहां पे दो थे, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे थे, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, इसको बोला जाता है, जब तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, यानी कि त्रिसंलग्न। और क्या बना लेते हैं, तो ये बना लेंगे आपके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि 3n होता है। अब जरा बात कर लेते हैं, ये जो आपका, इसको हम, इसी को हम बोलते हैं PEN। क्या बोलते हैं, PEN, पेन, ठीक। अब ये जो आपका होता है पेन, ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो होगा वो होगा मुक्त, मुक्त केंद्रीय, ठीक है, क्या होगा, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष और
दूसरा जो होगा उसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष समझ लेते हैं एक बार इसको भी। यानी कि ये होता है आपका, इसका जो न्यूक्लियस होगा ये क्या होगा, फ्री होगा, फ्री न्यूक्लियर। इसका न्यूक्लियर कैसा होगा, फ्री होगा, और इसका कैसा होगा, सेलुलर। ठीक, एग्जाम्पल नारियल पानी, सॉरी नारियल के अंदर जो गरी होती है वो, इसमें पानी ही होगा, उसमें गरी होगी, नारियल पानी और इधर क्या, गरी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं दोहरा निषेचन। आगे बढ़ते हैं तो अब हमको देखना है कि एम्ब्रियो कैसे बन रहा है आगे। ठीक है, जाइगोट से आगे क्या चीज होगी वो हमको देखना है। देख लेते हैं एक बार जल्दी फटाफट कि क्या चीज होने जा रही है। युग्मनाज का विकास, यानी कि क्या है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। युग्मनाज यानी कि जाइगोट। अब जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। यानी कि युग्मनाज किस में डेवलप हो रहा है, आपके भ्रूण में डेवलप हो रहा है। ठीक, देखिए क्या चीज होगी, जल्दी फटाफट समझ लेते हैं। एक ये आपका क्या है, युग्मनाज। ठीक है, चलिए अब कैसा डिवीजन हो रहा है, ठीक, डिवाइड करके इसने क्या बना लिया, ये 2 सेल स्टेज पे पहुंच गया। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये जो डिवीजन होगा ये कैसा होगा, समसूत्री, यानी कि माइटोसिस, समसूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, ये कैसी कंडीशन हो गई, 2 कोशिकीय। ठीक, देखिए आगे क्या होगा। अब देखिए ये जो है अभी कैसा है, 2 कोशिकीय, ये रहेगा हमेशा 2 कोशिकीय, लेकिन इसमें क्या चीज होने वाली उसको समझ लेते हैं। ऊपर वाली जो सेल थी ये किसमें डिवाइड होने जाएगी, ये कैसा बना लेगी, ये निलंबक बना लेगी। ठीक है, यानी कि निलंबक यानी कि सस्पेंसर सेल्स बना लेगी। ठीक है, ऐसे, और नीचे वाली सेल वैसे ही बढ़ती चली जाएगी। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो होता है हम इसको बोलते हैं गोलाकार भ्रूण। क्या बोलते हैं, गोलाकार भ्रूण। ये कैसा है, 2 कोशिका भ्रूण है। ये कैसा है, गोलाकार भ्रूण है। अब गोलाकार भ्रूण के बाद क्या चीज हो जाएगी, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं निलंबक। ठीक है, ऑन कर दिया था ना सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या चीज हो जाएगी, अब गोलाकार भ्रूण के बाद कौन सा आएगा, फिर हमारे पास आ जाते हैं हृदय। हार्ट शेप, यानी कि हृदय के आकार के सेल आ जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हृदय आकार भ्रूण। हृदय आकार भ्रूण। हृदय आकार भ्रूण होने के बाद एक जो आपका मैच्योर भ्रूण होता है वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा हमारे पास कुछ इस तरह से। देख लीजिए, बनाए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा भ्रूण है, ये है आपके पास परिपक्व भ्रूण। ठीक,
ये कैसा हो गया भ्रूण? परिपक्व भ्रूण हो गया। अब आगे बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार मोनोकॉट और डाइकॉट भ्रूण के बारे में। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर आगे। ये चैप्टर भी हमारे पास जल्दी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको बता दें कि यहां पर ही हमको बीज के बारे में भी पढ़ना है, ठीक। और डाइकॉट मोनोकॉट का स्ट्रक्चर हम इसमें देख लेते हैं। एक मिनट, हम पढ़ लेते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर और हम पढ़ लेंगे मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं मोनोकॉट सीड की, तो वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसमें ध्यान से पढ़ना। देखिए इसमें ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है मेन यही है, इसको ध्यान से समझिएगा इनको क्या कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को कहते हैं हम प्रांकुर, ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रांकुर बोलते हैं। और नीचे वाले को हम बोलते हैं मूलांकार, ठीक। प्रांकुर को हम हिंदी में बोलते हैं प्लूम्यूल, क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। और मूलांकार को हम बोलते हैं रेडिकल, क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं, ठीक। जो प्रांकुर की कवरिंग होती है हम उसको बोलते हैं प्रांकुर चोल, प्रांकुर चोल। और जो मूलांकार की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं मूलांकार चोल, ठीक। यानी कि इसको हम नाम देते हैं कोलियोप्टाइल और इसको क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे कोलियोराइजा। ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे चल के ये क्या बनाते हैं? ये जड़ का निर्माण करते हैं और ये क्या बनाते हैं? स्टेम का निर्माण करते हैं, तने का, ठीक। इतना समझ लीजिए, फिर हम इसको आगे हमने मॉर्फोलॉजी में चीज पढ़ रखी है। जब हम बात कर लेते हैं एक बार डाइकॉट एम्ब्रियो की, तो वो दिखने में कैसा होता है उसको बना लेते हैं एक बार। डाइकॉट है, ऑब्वियसली क्या होंगे? दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे। कितने कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे? दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे। कुछ इस तरह से एक डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, ठीक। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी लेबलिंग आएंगी। तो हमारे पास ऊपर की तरफ क्या है? प्रांकुर है इसमें भी, ठीक। नीचे की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ है हमारे पास मूलांकार, मूलांकर, ठीक। आगे बात समझ में? तो ये है हमारे पास एक डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां पर एक होता है बीज पत्राधार, क्या होता है? बीज पत्राधार। आगे बात समझ में? ये था। अब कुछ ये भी चीज समझ लीजिए कि आगे चल करके कौन क्या बनाने वाला है, ठीक। बहुत जल्दी से समझेंगे। देखिए जो आपका अंडाशय था, जो अंडाशय था वो क्या बनाएगा? जो बीजांड था वो क्या बनाएगा, ठीक। और आपके जो इंटेगुमेंट्स थे वो क्या थे? अध्यावरण, वो क्या बनाएंगे? और फिर बचे हुए आपके अंड कोशिका, वो क्या बनाएंगे? और क्या चीज बच गया? केंद्रीय कोशिका। समझ लीजिए, अंडाशय आपका क्या बनाएगा? फल। बीजांड आपके क्या बनाएंगे? बीज।
अध्यावरण यानी इंटेगुमेंट्स आपके क्या बनाते हैं, बीज की कवरिंग बनाते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज आवरण। ठीक। अंड कोशिका आपके क्या बनाएंगी, भ्रूण बनाएंगी, और केंद्रीय कोशिका क्या बनाएगी, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। ठीक है, ये था हमारा फ्यूचर की, हमारे भाई इन सब का फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं बीज के बारे में। आप सब जानते हैं कि बीज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। बीज कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से, पहले आते हैं एंडोस्पर्मिक। पहले कौन से हैं, एंडोस्पर्मिक है, और दूसरे हैं हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक। मतलब ऑब्वियसली जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा और जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा। इनको हम बोलते हैं क्या, एल्ब्यूमिनस, और इसको बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक, एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा। ठीक, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, ऐसे बीज जिसमें क्या चीज होगी, भ्रूण कोश प्रेजेंट होगा और इसमें भ्रूण कोश प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है आपके पास गेहूं और मक्का। और इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है मटर और मूंगफली। क्या है, मटर और मूंगफली। आगे बात समझ में, ये होता है एक बीज। बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक, दैट इज योर फल। तो फल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स को हम बोलते हैं यथार्थ फल। क्या बोलते हैं, यथार्थ फल बोलते हैं। और फॉल्स फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, कूट फल बोलते हैं, कूट फल। और पार्थेनोकार्पिक को बोलते हैं बिना निषेचन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जो बने हैं उनको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक एक। तो इसके तो बहुत से एग्जाम्पल आपको पता होंगे, मैंगो, ठीक, और वाटरमेलन। ठीक, इसके एग्जाम्पल देख लो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। इसके एग्जाम्पल देख लो तो बनाना। आगे बात समझ में। इतना था हमारा आज का पूरा संपूर्ण लेक्चर, हमारा आज का कंप्लीट चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ लिया, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों मुझे कंप्लेन मत करना कि सर आप केवल इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हमने ये पूरा लेक्चर हिंदी में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको पसंद आया हो तो भाई अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मेरा नाम है कार्तिक शुक्ला, आपने इंट्रोडक्शन अच्छा खासा आज हो गया है। तो बाकी अपने और भी हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और बताओ कि हिंदी में भी पढ़ाने लग गए हैं सर। ठीक है, तो दिक्कतें मुझे भी हुई क्योंकि मेरा प्रॉपर पूरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का ही रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ झेल लेंगे। ठीक, सब कुछ झेलेगा अपन। तो तुम्हें भी क्या करना है, बस पढ़ना है। ये ना करना लगेगा भैया हमको नाम ही नहीं याद हो रहा है, तुम्हारे लिए मैंने नाम याद किए हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें भी नाम याद करना है, पढ़ना तुम्हें है, पेपर तुम्हें देना है, मैंने निकाल लिया, मेरे को तुम्हें पढ़ाना है। ठीक, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिक शुक्ला। थैंक यू।